स्वागत है आपका गहरा सन्नाटा में। आज की रात हम सुनाएंगे गांव की 3 ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर शायद आप भी अंधेरे से डरने लगे। गांव के किनारे फैले आम और बबूल के पेड़ों के बीच एक पुराना तालाब था जिसे सब तलाई कहते थे। कभी ये तालाब बहुत पवित्र माना जाता था। लोग त्योहारों पर यहाँ स्नान करते, पूजा के दिए जलाते। मगर समय के साथ इस तालाब का पानी गाढ़ा और काला होता चला गया। गांव में चर्चा थी कि अब ये तलाई साधारण जगह नहीं रही। इसके पानी में कुछ ऐसा वास करता है जो इंसानों को अपने भीतर खींच लेता है। कई लोग कहानियां सुनाते कि रात में अगर कोई तालाब के पास गया तो लौटकर कभी घर नहीं आया। सावन की एक रात थी, बादलों से घिरा आसमान, टर्राते मेढक, झींगुरों की आवाज और हवा में नमी का बोझ। गांव के 3 लड़के रामू, गोपी और महेश बचपन से तलाई की इन कहानियों को सुनते आए थे। उन्हें हमेशा लगता कि ये सब बुजुर्गों की बनाई बातें हैं, बच्चों को डराने के लिए। उस रात तीनों ने तय किया कि वे मछली पकड़ने तालाब तक जाएंगे और साबित करेंगे कि ये सब सिर्फ अफवाह है। हाथों में बांस के कांटे और टोकरी लिए तीनों धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़े। पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पानी की सतह पर अजीब नीली रोशनी झिलमिलाती दिखाई दी। गोपी ने चौंकते हुए कहा, देखो, जैसे कोई दिया पानी पर तैर रहा हो। रामू हंसकर बोला, अरे वो तो जुगनू की चमक होगी, चलो जाल डालते हैं। महेश चुप था। उसके भीतर डर बढ़ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तीनों ने मिलकर जाल पानी में डाला। जैसे ही जाल भीतर गया, भारी खिंचाव महसूस होने लगा। रामू ने जोर लगाया, मगर जाल और नीचे चला गया। तभी पानी से एक ठंडी गीली हथेली ऊपर आई और रामू के हाथ को जकड़ लिया। वह चीख पड़ा, छोड़ो, कोई मुझे खींच रहा है। गोपी और महेश ने पूरी ताकत से उसे खींचा, किसी तरह छुड़ा भी लिया, मगर पानी से आती अजीब सी गुड़गुड़ाहट ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे तालाब के अंदर से कोई हंस रहा हो। तीनों घबराए, मगर जिज्ञासा भी थी। तभी तालाब के दूसरी ओर एक और नीली रोशनी चमकी। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लालटेन जलाई हो। वे धीरे धीरे उधर बढ़े, मगर पास जाकर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था, बस पानी पर तैरता हुआ एक मिट्टी का दिया था जो अचानक बुझ गया। हवा और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने पूरे वातावरण से गर्मी चूस ली हो। महेश कांपती आवाज में बोला, ये ठीक जगह नहीं है, हमें लौटना चाहिए। वे पलटने ही वाले थे कि अचानक तेज छींटे उठे और रामू चीखते हुए पानी में गिर पड़ा। गोपी और महेश दौड़े, मगर रामू को कुछ अदृश्य ताकत नीचे खींच रही थी। उसका चेहरा ऊपर था, आंखें फैल गई थीं, हाथ ऊपर उठे हुए थे जैसे मदद मांग रहे हो। गोपी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तभी वही ठंडी गीली हथेली उसकी कलाई भी पकड़ बैठी। गोपी दर्द से चीख पड़ा। महेश ने पूरी ताकत से खींचा और किसी तरह गोपी को छुड़ा लिया, मगर जब उन्होंने पानी में फिर देखा तो रामू गायब हो चुका था। सतह पर सिर्फ बुलबुले और नीली रोशनी के धब्बे तैर रहे थे। रात का बाकी हिस्सा महेश और गोपी बुरी तरह डरे हुए गांव की ओर भागते रहे। वे किसी को बता भी नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्होंने देखा क्या। दोनों के कपड़े भीगे हुए थे, सांसें कांप रही थीं। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया और एक दूसरे की तरफ देखे बिना बिस्तर पर गिर पड़े। सुबह जब गांव वाले तालाब की ओर गए तो वहां का दृश्य और भी रहस्यमय था। किनारे की मिट्टी पर गीले पैर के निशान बने हुए थे, मगर ये निशान अजीब थे। सामान्य इंसान जैसे नहीं, बल्कि लंबे और टेढ़े। और सबसे डरावनी बात ये कि ये निशान तालाब से बाहर की ओर नहीं, बल्कि अंदर की ओर जा रहे थे, जैसे कोई जीव तालाब से निकलकर फिर पानी के भीतर समा गया हो। रामू कभी वापस नहीं मिला। गांव वालों ने कई दिन तक खोजबीन की, यहां तक कि गोताखोरों को भी बुलाया गया, मगर तालाब की तलहटी से कुछ नहीं मिला। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि तलाई अब एक साधारण जलाशय नहीं रही, ये उन आत्माओं का घर बन चुकी है जो डूबकर मरी हैं, और अब जो भी पास जाएगा उसे भीतर खींच लेगी।
उस रात के बाद महेश और गोपी ने कभी तालाब का रुख नहीं किया। वे दोनों कई साल बाद भी वही किस्सा सुनाते हुए कांप जाते, और गांव के बच्चे आज भी उस तलाई के पास खेलने नहीं जाते, क्योंकि सबको पता है काला पानी किसी को छोड़ता नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सुनिए वो किस्सा जहां मिट्टी का दिया किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना कच्चा मकान था, जिसके दरवाजे पर हर अमावस की रात एक मिट्टी का दिया जलता था। यह दिया जलाती थी वहां रहने वाली एक औरत, कमला। गांव वाले कई बार पूछते कि आखिर वह हर बार अमावस को ही दिया क्यों जलाती है। कमला हमेशा वही एक वाक्य कहती, अगर ये दिया बुझ गया तो मेरा बेटा मर जाएगा। लोग हंसते, कुछ उसे पागल समझते, मगर किसी ने उसे कभी रोकने की हिम्मत नहीं की। कमला का बेटा सुरेश शहर में पढ़ाई करता था। वह साल में 1-2 बार ही गांव आता, मगर माँ का यही विश्वास था कि उसके बेटे की सांसें उस दिए की लौ से बंधी है। उसने ये रहस्य कभी किसी को नहीं बताया कि उसे ऐसा क्यों लगता है। कुछ कहते थे कि सालों पहले उसने किसी साधु से मन्नत मांगी थी, कुछ कहते थे कि किसी औरत की आत्मा ने उसे श्राप दिया था, पर सच क्या था ये किसी को नहीं मालूम। एक अमावस की रात जब आसमान पूरी तरह अंधेरे में डूबा था और सिर्फ तारों की हल्की चमक दिख रही थी, अचानक तेज आंधी आ गई। पेड़ झूमने लगे, खपरेल की छत से आवाज आने लगी। उस तूफान में मिट्टी का दिया बार बार बुझने की कगार पर पहुंचता। कमला दोनों हाथों से उसे ढककर बैठी रही, मगर आंधी ने एक झटके में लौ को बुझा दिया। कमला चीख पड़ी, नहीं, ये नहीं हो सकता। वह हाफते हुए दरवाजा खोले बाहर भागी। उसी समय उसके कानों में खटखटाने की आवाज आई। उसने देखा उसका बेटा सुरेश दरवाजे पर खड़ा था, भीगा हुआ, ठंडी सांसें छोड़ता हुआ। उसके कपड़े पानी से टपक रहे थे और चेहरे पर अजीब सी सफेदी थी। सुरेश ने धीरे से कहा, माँ, मैं कब से दरवाजे पर खड़ा हूं, तुमने देर क्यों की? कमला दौड़कर उसे गले लगाने ही वाली थी कि अचानक उसके शरीर से बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। उसने घबराकर सुरेश का चेहरा देखा। उसकी आंखें बिल्कुल फीकी, धुंधली थीं, होंठ कांप रहे थे, जैसे वह बोलने की कोशिश कर रहा हो, मगर गला जाम हो चुका हो। कमला डर गई, लेकिन उसने बेटे को अंदर ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया। रात भर उसने सुरेश को ढक कर रखा, मगर अजीब बात यह थी कि उसका शरीर लगातार गीला ही रहा। आग जलाकर भी, कपड़े बदलकर भी वह सूख नहीं रहा था। वह बस खामोश आंखें खोलकर छत को देखता रहा। कमला ने कई बार उससे कुछ पूछने की कोशिश की, मगर वह हर बार वही एक वाक्य कहता, माँ, अंधेरे में बहुत देर मत करना, वहाँ बहुत ठंड है। सुबह जब पड़ोसी दूध देने आए तो कमला ने हड़बड़ी में दरवाज़ा खोला और सबको बताया कि सुरेश आ गया है। पड़ोसी अंदर देखने गए, मगर चारपाई पर सिर्फ गीले बिस्तर की सिलवटें थीं। सुरेश कहीं नहीं था। कमला ने तड़प कर कहा, वो यहीं था, यहीं लेटा था। मैं झूठ नहीं बोल रही। गांव में हलचल मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ बोले कि दिया बुझते ही उसकी आत्मा चली गई, कुछ बोले कि सुरेश की मौत शहर में ही हो चुकी थी और जो रात को आया वो उसका साया था। इसी बीच शहर से खबर आई कि सुरेश का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला है। कहा गया कि रात को ट्रेन से कटकर उसकी मौत हुई थी। समय वही था जब गांव में आंधी आई और मिट्टी का दिया बुझा। अमला का दिल बैठ गया। उसने सोचा, तो क्या जो रात को दरवाजे पर आया था वह सच में उसका बेटा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा थी जो आखिरी बार माँ से मिलने आई थी। गांव वाले अब समझ गए कि कमला हर अमावस को क्यों दिया जलाती थी। उसका विश्वास गलत नहीं था। किसी न किसी अदृश्य डोर से बेटा सचमुच उस लौ से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद भी कमला हर अमावस को दरवाजे पर दिया जलाती रही। लोग पूछते, अब क्यों जलाती हो, बेटा तो चला गया। मगर कमला बस इतना कहती, अब वो लौ मेरे बेटे को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन अगर बुझ गई तो शायद उसकी आत्मा चैन से भी न रह पाए।
धीरे धीरे गांव वालों ने गौर किया कि जब भी कोई उस घर के पास से अमावस की रात गुजरता, मिट्टी के दिए की लौ अजीब ढंग से डगमगाती, और कई लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्हें उस लौ की रोशनी में सुरेश की परछाई दिखाई दी, भीगी हुई, ठंडी सांसें छोड़ती, जैसे अब भी अपनी माँ के दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा हो। दिया बुझते ही मौत आई, और अब बारी है उस वीरान हवेली की, जहां हर खिड़की से सिर्फ आपको घूरती नजरें दिखाई देती हैं। गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग बस खाली हवेली कहकर बुलाते थे। पीले पड़े पत्थर, गिरती दीवारें और टूटे खिड़की दरवाजे। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता, और रात होते ही हवेली जैसे जाग जाती। लोग कहते कि कभी यहाँ एक ठाकुर रहता था, जिसकी पूरी फैमिली रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। किसी को कभी उनके शव नहीं मिले, और तभी से हवेली वीरान हो गई। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में कोई अदृश्य ताकत है, जो इंसान को अपने भीतर समा लेती है। बच्चों को तो वहां जाने से सख्त मना किया जाता, लेकिन युवाओं में हमेशा जिज्ञासा रहती। उन्हीं में से एक था अर्जुन, 20-22 साल का, जिद्दी और निडर। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वह हवेली में रात बिताकर आएगा और साबित करेगा कि वह कुछ भी नहीं है। दोस्त मना करते रहे, लेकिन अर्जुन हंसते हुए बोला, अगर डर ही गया तो लोग हमेशा हवेली की कहानियों पर हंसेंगे। मैं जाकर दिखाता हूं कि सब अंधविश्वास है। अमावस की रात, जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, अर्जुन एक लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी जंजीर आधी टूटी पड़ी थी। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। भीतर धूल, मकड़ी के जाले और टूटे फर्नीचर बिखरे थे। हवा का झोंका आया और खिड़की से अजीब सी पराह निकल गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली और भीतर चला गया। उसने लालटेन टांगी और एक टूटी कुर्सी पर बैठ गया। शुरू के कुछ मिनट सब सामान्य लगा। उसने सोचा कि बुजुर्गों ने बेकार डर फैलाया है, लेकिन तभी उसकी नजर हवेली की सबसे ऊंची खिड़की पर पड़ी। वहां पर अंधेरे में हल्की हल्की हलचल हो रही थी। उसे लगा शायद कोई चमगादड़ होगा, मगर देखते ही देखते उस खिड़की में किसी इंसान की परछाई नजर आने लगी। एक औरत जैसी आकृति, जो धीरे धीरे बाहर झांक रही थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने लालटेन ऊंचा उठाया और खिड़की की तरफ रोशनी फेंकी। वहां कुछ भी नहीं था। उसने राहत की सांस ली और खुद को समझाया कि यह आंखों का धोखा था। मगर कुछ ही देर बाद फिर वही खिड़की से आवाज आई, धीमी खुरदुरी फुसफुसाहट। अर्जुन ठिठक गया। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर सीढ़ियां चढ़ी और उस कमरे में पहुंचा जिसकी खिड़की से परछाई दिखी थी। दरवाजा खोलते ही भीतर अंधेरा पसरा था। लालटेन की लौ कांपी और कमरे में कुछ देर के लिए उजाला हुआ। तभी उसने देखा चारों तरफ दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच कर चेहरों की आकृति बनाई हो। उन सब चेहरों की आंखें उसे घूर रही थीं। अर्जुन का गला सूख गया। वह धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की के बाहर गहरी रात थी। उसने झुककर नीचे गांव की ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर अचानक उसके पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने फुसफुसाकर कहा, भागो। उसने मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर बने चेहरे अचानक बदलते हुए लग रहे थे, जैसे हिल रहे हों। उसने घबराकर खिड़की बंद करनी चाही। तभी खिड़की के कांच में अपनी परछाई देखी। परछाई उसकी थी ही नहीं, वह किसी और का चेहरा था, सफेद, सूना, खाली आंखों वाला। अर्जुन चीख पड़ा और कमरे से भागने लगा। सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसला, मगर किसी तरह वह संभल गया। वह भागकर बाहर आंगन में पहुंचा। दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ चरमराकर खुल गईं। हर खिड़की में वही सफेद चेहरा नजर आ रहा था। एक ही चेहरा, मगर हर खिड़की से उसे घूरता हुआ। अर्जुन के पांव सुन्न हो गए। उसने दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा बाहर से जैसे बंद हो गया था। वह पूरी ताकत से धक्का देने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं हिला।
पीछे से खिड़कियों से आती सैकड़ों आंखें उसे घूर रही थी और फिर एक साथ सबने चीख मारी। आवाज इतनी तेज थी कि अर्जुन ने कान बंद कर लिए, मगर वह आवाज उसके भीतर गूंज रही थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली। हवेली बिल्कुल खामोश थी। उसने दरवाजा फिर धक्का दिया। इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया। वह हांफता हुआ बाहर निकला और सीधा गांव की ओर भागा। सुबह जब गांव वाले उसे देखने आए तो वह चौपाल पर बेहोश पड़ा मिला। उन्होंने उठाकर पानी डाला। अर्जुन जागा तो कांपते हुए बोला, हवेली में कोई नहीं था, मगर हर खिड़की से मुझे देखा जा रहा था। हर जगह वही चेहरा, वही आंखें। गांव वाले उसकी बात सुनकर सहम गए। कुछ ने कहा कि वह बस डर कर मतिभ्रम का शिकार हुआ, मगर कई बुजुर्गों ने चुपचाप सिर हिला दिया। वे जानते थे कि हवेली में जो ताकत है वह इंसानों को पागल बनाने के लिए ही है। अर्जुन उस दिन के बाद कभी सामान्य नहीं रहा। उसकी आंखें हमेशा थकी हुई लगती और रात में अक्सर वह नींद से उठकर चिल्लाने लगता, खिड़की बंद करो, कोई देख रहा है। कई साल बीत गए, मगर गांव वाले अब भी उस हवेली के पास नहीं जाते, क्योंकि सब जानते हैं कि उसकी हर खिड़की किसी इंसान को तलाश रही है। और जब भी रात के सन्नाटे में हवा चलती है और हवेली की खिड़कियां चरमराती हैं, गांव वाले अपने दरवाजे असकर बंद कर लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर गलती से भी उन खिड़कियों में झांक लिया तो शायद वही चेहरा उनकी आंखों में बस जाएगा जो कभी अर्जुन ने देखा था। तो दोस्तों, ये थीं गांव की 3 खौफनाक कहानियां। इनमें कितना सच है ये कोई नहीं जानता, मगर अगली बार जब आप किसी सुनसान गांव में रात गुजारें तो खिड़कियों, अंधेरे पानी और बुझते दिए से ज़रूर सावधान रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और गहरा सन्नाटा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक याद रखिए, रात का सन्नाटा हमेशा कुछ छुपा कर रखता है।